नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में क्षेत्रीय असंतुलन ने बीजेपी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने इसे लेकर एक बार फिर से अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों से लेकर रोजगार तक पर खुलकर बात की। उमा ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बिगड़ा हुआ है। ग्वालियर, भिंड और बुंदेलखंड में कभी भी संघर्ष भड़क सकता है। इसके साथ ही उन्होंने सामान्य वर्ग को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की वकालत भी की। उमा भारती ने यहां पर जातिगत असंतुलन बयान का कमलनाथ ने भी समर्थन किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में सामाजिक असंतुलन है और किस तरह से इस पर बयानबाजी जारी है, देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में हो रही जातीय ध्रुवीकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ गया है। खासकर ग्वालियर, सागर, रीवा संभाग में यह संतुलन ज्यादा बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कभी भी इन इलाकों में संघर्ष भड़क सकता है। ग्वालियर चंबल अंचल में जातियां एक दूसरे के प्रति झगड़ा करने के लिए उतारू हैं। इसके साथ ही वहाँ पर सवर्ण और ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के बीच संघर्ष चल रहा है। धीरे धीरे पूरे देश में ऐसी स्थिति बन सकती है। भागीदारी में असमानता नहीं दिखनी चाहिए। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा कि उन्होंने शिवराज को पहले ही चेताया था। जिस समय यह मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तब वे लखनऊ में थीं और जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चेताया भी। उन्होंने आगे कहा कि ये चीजें अगर दुरुस्त नहीं होंगी तो ये असंतोष के रास्ते निकलेंगे, जैसे ज्वालामुखी अपना रास्ता निकाल लेता है। वो ये है कि मैं शुरू से ही शिवराज जी को कह रही हूँ कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, सत्ता में और प्रशासन में और शासन में। ग्वालियर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, सागर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, रीवा संभाग का भी बिगड़ा हुआ है। और मैं मंत्रिमंडल का जो दूसरा विस्तार हुआ, पहले में तो 3 बने थे, दूसरा जब हुआ तो मैं दुर्भाग्य से मैं लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में पेश होना था मुझे, तो मैं वहाँ थी। तो जैसे मैंने टीवी पर पट्टी देखनी शुरू की, मैंने कहा भैया प्लीज आपका जो नाम आ रहे हैं मंत्रियों के, इसमें रीवा संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है, इसमें ग्वालियर संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है, इससे कभी असंतोष भड़क सकता है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि हम दोनों की प्राइवेट बात हो रही थी। लेकिन मैंने ये इशारा पहले कर दिया था कि सत्ता में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी में असमानता नहीं दिखनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं में भी बहुत असमानता आ चुकी है और ये असमानता विभिन्न रूपों में भड़केगी और अराजकता उत्पन्न करेगी। इसलिए प्रीतम तो अलग मुद्दा हो गया है, अब तो मुद्दा आ गया है असमानता का। अभावग्रस्त समाज और सुविधा युक्त समाज जो 9 पॉइंट समथिंग है और अभावग्रस्त समाज है, इसलिए मैं तो उनकी कुछ बातों का समर्थन करती हूँ। लेकिन असंयत भाषा का प्रयोग, जाति विशेष को गाली देना, व्यक्ति विशेष को गाली देना, इसकी मैं निंदा करती हूँ। और मैं समझा रही हूँ प्रीतम को, मैंने कहा कि खबरदार जो तुम किसी जाति के बारे में बोले, और अब उस पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी, तो अब मैं उससे बात नहीं करती। शनिवार को राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि उमा भारती सच कह रही हैं। मध्य प्रदेश में आज सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में कई जातियां और समाज हैं। भाजपा को कई लोग चुनौती दे रहे हैं। चुनाव तक आप देखते जाइए कितने लोग चुनौती देंगे। वे उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। उमा भारती जी सच कह रही है। सामाजिक न्याय की मध्य प्रदेश में कमी है। सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जिसमें इतनी विभिन्नता है, एक तो देश की विभिन्नता है, एक मध्य प्रदेश की विभिन्नता है। हरियाणा में इतनी विभिन्नता नहीं है, राजस्थान में इतनी विभिन्नता नहीं है, केरल में इतनी विभिन्नता नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। हमारा मालवा निर्माण ले लो, हमारा महाकौशल ले ले, विंध्य ले लें, कितनी विभिन्नता है। उनके बोलने में भी, खाने में भी, उनके त्योहारों में भी विभिन्नता है। अब ये बीजेपी जाने, भाजपा को चुनौती देने वाले बहुत सारे हैं। हर समाज के नेता उनको चुनौती दे रहे हैं। जैसे समय करीब आता जाएगा आप देखेंगे कि कैसे इनके पैरों से जमीन फिसल रही है। अब वो उमा भारती जी क्यों कह रही है देर कर दी, मैं तो उमा भारती जी को आमंत्रित करता हूँ यात्रा में। बता दें कि उमा भारती ने प्रीतम लोधी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वे शुरू से ही शिवराज जी को कह रही हैं कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी उन्होंने यही कहा था।
लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बताया नहीं जा सकता। इस बयान के साथ ही उमा भारती एक बार फिर अपने तेवर दिखाती नजर आ रही हैं, जिसका विपक्ष लाभ उठाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि क्या विपक्ष अपने मंसूबे में कामयाब होगा या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ भोपाल। तो जातिगत समीकरण को लेकर जिस तरह से यहाँ पर सियासत जारी है, देखिए आपको बता दें, अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसलिए भी हलचल पैदा हो गई है क्योंकि जब से प्रीतम लोधी को हटाने की बात सामने आई है, जब से यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष दोनों ही इस पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि अगर इस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी की जाएगी तो सख्त कार्यवाही किसी भी नेता पर, कोई भी नेता हो उस पर की जाएगी। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि जातिगत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर असमानता यानी कि क्षेत्रीय असंतुलन पर जिस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रिया दी जा रही है, वाकई में देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ इस पर बयानबाजी और सियासत नजर आती है। और इसी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, सत्येंद्र चौधरी बीजेपी नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखा जाए कहीं ना कहीं तो देखिए यहाँ पर जातिगत असंतुलन की बात तो कही जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस नजरिए से इसे देखा जाए, और वो भी तब जब ये कहा जा रहा हो कि कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कार्रवाई हो रही है तो उस पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आ रही है। चौधरी जी। राजकुमारी जी जी, ये इको हो रहा है मैडम, आपसे निवेदन है ये पीसीआर इको मेरा कम करा दे। देखिए ये जो माननीय उमा भारती जी ने कहा है ये उनका व्यक्तिगत आकलन है, और जिस प्रकार से माननीय शिवराज जी की सरकार कार्य कर रही है, सर्वपंथ संभाव की जो बात है, जो पंचनिष्ठाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें प्रतिलक्षित होता है। और आप देखिए चाहे वो सत्ता हो या हमारी संगठन हो, हर जगह पर, और समाज हो, तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी समरूपता बनाने का जो कार्य करती है वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। आप देखें हमने लाडली लक्ष्मी बनाई, 43 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मियां बनाई, उनमें कोई विभेद नहीं किया है। तो खुद ही की पार्टी के नेता विपक्ष की तरह बात क्यों कर रहे हैं सर? देखिए अब किसी नेता का अभिमत हो सकता है और उनको हो सकता है ये वाली बातें ना पता हो। अब तो देश के प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, चुने हुए प्रधानमंत्री यूपीए के समय, उन्होंने स्वयं बैठक में कहा कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, और ये सारे मुख्यमंत्री निर्देश देता हूं मैं सारे मुख्यमंत्रियों को राज्यों के कि वो देश के संसाधनों का प्रयोग करने दें अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को। साफ साफ कांग्रेस बांटती थी जब चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री थे। मैं आज उस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये बयान कभी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को, जो प्रधानमंत्री जैसे पद पर, जो देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति के बाद, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संवैधानिक पद जब होता है कोई भी व्यक्ति पंथ निरपेक्ष हो जाता है, वो सभी पंथ का हो जाता है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो ये बड़ा निंदा की बात होती है। लेकिन अब कोई नेता की बात है, कोई नेता ने अभिव्यक्ति की है, कोई अभी वो संवैधानिक पद पर नहीं है, तो ये इतना मान, लेकिन फिर भी मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी नेता होता है यहाँ पर चौधरी जी, सबकी यहाँ पर आवश्यकता होती है कि जरूरत के हिसाब से यहाँ पर बोला जाए। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर रहकर इस तरीके की बयानबाजी करना गलत बात है, लेकिन एक राजनेता का इस तरीके से जब बयानबाजी करता है तो उसे नॉर्मली लिया जाए, नॉर्मली नहीं लिया जाता है सर। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए पर्टिकुलर एक क्षेत्र की, अगर वहां का नेता कोई भी कुछ भी कहता है तो उसका असर जनता पर पड़ता नजर आता है सर। जी हाँ, निस्संदेह मैं वही बात कह रहा हूँ। हर राजनीतिक नेता का पद संवेदनशील होता है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन देखिए नेता हैं वो, अब उनके किसी के सभी के पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं, और कई बार कुछ चीजें आप जैसे मानिए आपकी उस पर ही मैंने सुना और कई सारी चीजें, तो इस समय मुझे ऐसा लगता है जो संगठन जब काम करता है तो समत्व में देखता है, एकत्व में नहीं देखता संगठन। समत्व की दृष्टि से अगर देखें राजकुमारी जी, समत्व की दृष्टि से देखिए तो जो सरकार है जनता के कल्याण के लिए आई हुई थी, और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जब कहा गया, जैसा अभी कहा क्षेत्रीय संतुलन नहीं बना पाए, तो क्यों नहीं बना, उसके पीछे भी कारण रहा कि जिस प्रकार हमारी सरकार बननी नहीं थी, हम तो विपक्ष में बैठे हुए थे, आपने देखा, लेकिन जब जनता के काम नहीं हो रहे थे और जब सारे लोगों को हटो चलो कर रहे थे कमलनाथ जी, भ्रष्टाचार का पूरा मध्य प्रदेश में माहौल छाया हुआ था, ट्रांसफर उद्योग चालू था, बिल्कुल जैसा चल रहा था,
उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जब कहा गया आप सड़क पर उतर जाइए, लेट जाइए, तो उन्होंने अपने साथ में लेके आए, तो वो जनता के काम नहीं हो रहे थे, जनता के मैसेंजर बने। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो बाध्यताएं होती, जो संगठन की समर्थन की दृष्टि से देखा जाए, उसके कारण से उनके लोगों ने इस्तीफा दिया, फिर वो चुन के जीत के भी आए, जनता ने पुनः जिताया, तो उसके कारण हमारी सरकार बनी है। तो इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह दूं कि हम सबको धैर्य रखने की बात है। जब हमारी फिर से अब 2023 में चुनाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, जनता आशीर्वाद देगी, तो निसंदेह सारी बातें कुछ होंगी नहीं, क्योंकि ये सरकार तो हमें जो है विषम परिस्थितियों में हमारे को बनाने का अवसर मिला, हमें जनता की सेवा करने का अवसर मिला। ठीक है सर, समझ गई आपकी बात। उमा भारती के बयान पर किस तरह से यहाँ पर आप प्रतिक्रिया देंगे और उनके बयान का किस तरह से समर्थन करेंगे? राजकुमारी जी, सर्वप्रथम तो मैं चौधरी साहब से एक बात बोलना चाहता हूँ जी। इको हो रही है, ये आवाज डबल आ रही है, आवाज सही करा दी। हेलो जी सर। राजकुमारी जी, देखिए, जिस समय पे माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उस समय पे भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी भारती जी को जिस समय पे लॉन्च किया था, और उस समय पे उमा भारती जी ने पूरे प्रदेश में स्वर्णिम मध्य प्रदेश का एक नारा देते हुए वो आई थी। और आप देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना है या सत्ता में किसी भी प्रकार से पहुंचने का राह ढूंढना होता है, तब ये साध्वियों संतों का और राम मंदिर का सहारा लेते हैं जी। और जैसे ही उनका पूरा इस्तेमाल हो जाता है, उसको उठा के और उनको घर बैठा दिया जाता है जी। आप देखिए किस प्रकार से ये एक, अगर आप इसके पूर्व में जाएं और इस घटनाक्रम को आप बड़ा बारीकी से इसको अध्ययन करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के जो जो अनुयायी थे उनको बाकायदा इस्तेमाल करा, उनसे कई राज्यों में सरकार बनवाई और उनका धर्म के नाम पे उनका इस्तेमाल करवाया। बाबरी मस्जिद तोड़ने में उमा भारती जी जब पूरे बाल मुड़वा के गई थी, सर्वप्रथम गुम्बद पे चढ़ के उन्होंने तोड़ा था। पूरे राष्ट्र में वो और जयवान सिंह पवैया, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम चला था। उसके बाद एकदम लहर आई और भारतीय जनता पार्टी और जनता ने उनको चुना, और जब उन मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 170 के करीब सीटें लेके आई भाजपा, और धीरे से 1-1.5 साल बाद उमा भारती जी को उठा के बाहर फेंक दिया गया। और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनको निष्कासित किया जाता है, तब वो कागज फाड़ती हुई आडवाणी जी के सामने से आती हैं और स्वयं अपनी पार्टी बनाती है। अपनी पार्टी बनाने के बाद वो लड़ती हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं आज जो उमा भारती जी जो बोल रही हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे जिले हैं, जैसे चंबल क्षेत्र हो गया, बिंद हो गया, जहां पर कहीं ना कहीं SC ST और OBC और आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 18 वर्ष से आप लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बात करते हैं आप सिंधिया जी की जाने की, माननीय कमलनाथ जी के 1.5 वर्ष की बात कर रहे थे अभी सत्येंद्र जी। तो सत्येंद्र जी को मैं एक बात बता दूं कि 1.5 वर्ष में 5 मंत्री मनमानी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने रखे थे और अपने 10,000 करोड़ की जो उनकी अवैध संपत्ति थी उसको वैध कराना चाहते थे, जिसमें कमलनाथ जी ने मना कर दिया था कि मैं ये संपत्ति जो ये जमीनें हैं मैं इसको वैध नहीं करूंगा। तब उन्होंने मनमानी करते हुए धमकी दी कि मैं रोडों पे उतर उतरा रोडों पे, पर मैं आपकी जो सरकारी जमीनें हैं इसमें कभी भी कहीं कोई, इसको शासन की जमीन है, इसको मैं कहीं से भी आपके भूमि स्वामी की नहीं करूंगा। तो सत्येंद्र जी जान ले, तब सरकार गिराई गई है 35-35 करोड़ में। उनके जवाब, तब आप सर उनके सवाल का जवाब दे दिया आपने। सर मुद्दे पर बात करें, उनके सवाल का जवाब दे दिया आपने, मैंने बीच में नहीं कहा। आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर जातिगत और साथ ही साथ क्षेत्रीय असंतुलन पर बहस छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उमा भारती जी तो अभी उतरी है, उससे पहले आप देखिए महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और भूपेंद्र सिंह यादव, वो अभी 1 हफ्ते पूर्व ही उन्होंने बयान दिए कि हमारे मंत्री माफ कीजिएगा, हमारे क्षेत्र के SP कलेक्टर हमारी सुन नहीं रहे, मनमानी चल रही है, हमारे क्षेत्र का जो प्रभारी मंत्री है वो हमारी सुन नहीं रहे। और नारायण त्रिपाठी जी ने अलग बयान दिया है कि हमारे आप देखिए किस प्रकार से सतना रीवा क्षेत्र में उनकी अनदेखी की जा रही है। तो ये बात तो जग जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पे
पूरे मध्य प्रदेश में जो जातिगत संतुलन है उसको बना नहीं पा रही है। प्रीतम लोधी और आप के देखिए पक्ष किस के प्रकार से जब राजावत जी, प्रीतम लोधी के पक्ष के जो कार्यकर्ता यहाँ पर उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है उन्हें हटाने को लेकर, तो ये इसे आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे? देखिए, मैं एक सनातन धर्मी हूँ। सनातन धर्मी होने के नाते किसी भी साधु संत की आलोचना या अपशब्द करना किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के आदमी को नहीं करना चाहिए। अब प्रीतम लोधी जी भी एक वरिष्ठ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के उमा भारती जी के समधी थे। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। जिस समय पे जेपी नड्डा जी एक चिट्ठी लिखकर भेजते हैं हमारे बीडी शर्मा जी को कि उमा भारती जी की किसी भी बात पे तवज्जो ना दी जाए और किसी भी पे भी उनकी कोई भी बयान पे कोई टिप्पणी ना, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस पर कोई बयान नहीं देगा, तो उससे तिल मिला के उमा भारती जी ने अपने समधी द्वारा ये कूटनीति से ये रचित पूरी कूटनीति रचते हुए और ये बयान दिलवाया गया। सर, जिस तरीके से ये क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही जा रही है वो तो इसलिए सामने आ रही है ना कि प्रीतम लोधी को हटा दिया गया, कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि यहाँ पर जातिगत संतुलन नहीं दिख रहा है बीजेपी में। एक तरफ तो यहाँ पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन कार्रवाई भी की गई तो उसे इस तरीके से नाम दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए राजकुमारी जी, सिर्फ एक ओबीसी वर्ग में, अगर आप SC ST में देखें, आप आदिवासी में देखें, हर तरफ अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आप ओबीसी का आरक्षण का देखें, जब कांग्रेस का ये आरोप लगाते हैं, कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट में गई थी ओबीसी के लिए, और क्या कारण था कि हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री ने जो सरकारी वकील है, जो शासन का वकील है, वो क्यों नहीं खड़ा किया गया पैरवी के लिए, और हर तारीख पे वो मौजूद क्यों नहीं हुए? तब जाके कांग्रेस ने उस पर पैरवी करते हुए ओबीसी की हक की लड़ाई लड़ी। और जब हमने 30% का बयान दिया तो तुरंत उसके बाद बीडी शर्मा जी बोलते हैं 35% देंगे। क्या इन्होंने ओबीसी को 35% का आरक्षण दिया क्या इस चुनाव में? क्या उनको टिकट 35% में बांटी? कांग्रेस ने 40%। रमेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शर्मा जी, यहाँ पर क्या वाकई में प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन बिगड़ता जा रहा है? देखिए, मेरी दृष्टि से तो कोई क्षेत्रीय असंतुलन नहीं हो रहा, और सारा काम मैं समझता हूं जितनी आवश्यकता जिसको है वो उसको किया जा रहा है। जहां तक क्षेत्र के विकासों का सवाल है तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रश्न इस बात का नहीं है कि इस समय कौन सा राजनीतिक दल सरकार में है। 2-2.5 साल पहले कोई और राजनीतिक दल था, अब कोई और राजनीतिक दल है। हर सरकार की आर्थिक स्थिति की एक सीमा होती है और उस सीमा के आधार पर बजट का अलाटमेंट होता है, और बजट के अलाटमेंट निरंतर हो रहे हैं। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो आप अगर देखें कि अभी राज्यसभा में उन्होंने किसको भेजा, SC से भी भेजा है, OBC से भी भेजा है, मुख्यमंत्री उनका OBC का है, पार्टी अध्यक्ष उनका सामान्य वर्ग का है। तो मैं समझता हूं, मेरी दृष्टि से तो क्षेत्रीय असंतुलन या जातिगत असंतुलन का कोई प्रश्न उठता नहीं। जहां तक उमा जी का सवाल है, क्योंकि उमा जी बहुत भावुक हैं, कई वक्त भावनाओं का अतिरेक जब होता है तो विवेक से उसका संतुलन कमजोर होता है। जैसा कि उदाहरण अभी राजावत जी ने भी दिया कि अडवाणी जी की सभा में उन्होंने कागज फाड़ दिया था। तो इसके अलावा भी वो समय समय पर ऐसे बयान उनके आते रहे हैं, और कई बार ऐसे उदाहरण भी हैं, ये मेरी जानकारी में है और ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय इसका समर्थन करेंगे। कई बार उमा जी ने बयान दिया है और कदम उठाया है, और उसके बाद उन्होंने खूब आंसू गिराए हैं, भगवान जी के सामने बैठ करके रात भर साधना भी की है। तो कुल मिलाकर के वो संत हैं, तो संत ने अगर कुछ ऐसा कह दिया तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस समय आज जो जरूरत है, मेरी दृष्टि में, ये जो अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था कि कहीं ना कहीं भारतीय सनातन समाज को जाति में बांटने का, वर्ग में बांटने का, हमें उससे दूर होकर के कहीं ना कहीं अपने देश और प्रदेश के विकास के काम में लगना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका चैनल भी इस पर है, हमेशा बात इसी बात पर होती है सनातन धर्म के वर्गों की, कि वहाँ इतने OBC के वोट हैं, इतने SC के वोट हैं, इतने सामान्य वोट हैं, इतने यादव वोट हैं, इतने लोधी वोट हैं, इसी की चर्चा होती है। कभी आपने ऐसी चर्चा की क्या कि वहां पर कितने तो कैथोलिक हैं और कितने वहां पर रोमन हैं, कितने वहां पर सिया हैं और कितने सुन्नी हैं, और कितने रोहिंग्या हैं और कितने अहमदिया हैं, कितने पठान हैं और कितने हैं। तो कुल मिलाकर के सनातन संस्कृति को बांटने का जो काम है वो बंद होना चाहिए राजनीतिक स्तर पर, और प्रदेश के और देश के विकास में हमको आगे बढ़ना चाहिए।
ठीक है चौधरी जी, अगर बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर शर्मा जी ने कही है कि जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति समीकरण के हिसाब से उन्हें लिया जाता है, रोष तो व्याप्त होता है, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि एक संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। और यही बात उमा भारती जी ने भी कही। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर चीजें दुरुस्त नहीं होंगी तो असंतोष के रास्ते पर निकालेंगे रास्ता, और ये भी कहा है कि जैसे ज्वालामुखी अपना रास्ता निकालता है। चौधरी जी क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए राजकुमार जी, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। थोड़ा सा फिर बीसीआर को निवेदन है कि मेरा ईको कम कर दीजिए। और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो इस आधार पर स्थापना हुई है, और जो हमारे प्राण कह लें, पंच प्राण जो हैं, पंच निष्ठाएं हैं, तो पंच महाभूत हमारे जो हैं, उसमें एक सर्वप्रथम है सर्वपंथ संभाव। तो समाज के अंदर गांधीवादी दृष्टिकोण पर समता, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समता मूलक समाज की का निर्माण करना। तो भारतीय जनता पार्टी उसी समता मूलक समाज की स्थापना कर रही है। और आप देखिए, चाहे वो तीर्थ दर्शन यात्रा हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, और आज भी मैं बता दूं, चाहे मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सभी में सभी वर्गों को पूरा सम्मान मिल रहा है, पूरा प्रतिनिधित्व मिल रहा है। हमारे जैसे अल्पसंख्यक बंधु हैं, मुस्लिम बंधु हैं, खास करके 70% से ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या लाभान्वित हुई उन योजनाओं से। तो ऐसा कहीं नहीं है। सभी के लिए हमने जो अपना विकास की योजनाएं बनाई, रोड मैप बनाया, और जिस प्रकार से हम जो हमारे जो श्रमिक बंधु हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, उनके लिए एक पार्लियामेंट में गैलरी। इसी प्रकार से जो हमारे श्रमिक हैं, सफाई श्रमिक हैं, उनके हम पांव पखारते हैं। हमारे सिंधिया जी जो है मंत्री हैं, वह भी उनकी बड़ा सम्मान करते हैं, उनसे दीप प्रज्वलन कराते हैं। तो सर्वपंथ संभाव भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट झलकता है, और हमारे कार्यों में भी झलकता है, और सब जगह एक रहेगा। रही बात, जैसे हमने प्रीतम लोधी जी ने जो बयान दिया था, तो हमने कार्रवाई कर दी। हमारी छाती 56 से 56 से ज्यादा की भारतीय जनता पार्टी की। माननीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। अगर कांग्रेस में दम होता तो फूल सिंह बरैया को बाहर कर दें, क्योंकि फूल सिंह बरैया को तो वो आरती उतारते रहते हैं। यहाँ पर हमारे मित्र तारीफ जरूर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी बगुला भक्त है, शेर की खाल ओढ़ के भेड़िया है। शब्द सा न लिया जाए सब इस बात को, लेकिन कांग्रेस का व्यवहार ही ऐसा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर सही मायने में जैसा कर्म में है, मन वचन काय में, तीनों में अगर एक रूपता अगर आपके अंदर हो, तो आप एक्शन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, बाहर किया। ठीक है, यहाँ पर राजावत जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से उमा भारती का बयान सामने आया, उसका पूरा समर्थन करती नजर आ रही है। और शायद हो सकता है यही एक कारण हो कि कमलनाथ जी ने खुद उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। देखिए राजकुमारी जी, कोई एक ब्रांड एम्बेसडर, एक बहुत बड़ी नेता है और एक साध्वी हैं वो, और न केवल हिंदुस्तान लेवल की, वो वर्ल्ड लेवल में उनकी पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनका कैसा दुरुपयोग जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उनका इस्तेमाल करके उनसे सत्ता में काबिज होने के बाद आज उनको निकाल के दूर में मक्खी की तरह फेंक दिया है। तो कांग्रेस पार्टी उनसे ये बोल रही है कि आप अपने आत्मसम्मान और जो राष्ट्र हित में और राष्ट्र के पार्टी ने उनको लिया, उनको गले लगाया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि उनको 2019 में चुनाव नहीं लड़ना। उन्होंने 2000 को त्याग करने की घोषणा की थी स्वयं ही। समाज भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ अपना सरकार जो भारतीय जनता पार्टी को चपरासियों से नहीं चलती है, ये चपरासी ज्ञान देने लगते हैं या कंपाउंड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है और कैडर बेस्ड संगठन है, और बराबर जहाँ अगर निर्णय लेना होता है संगठन निर्णय करता है, और संगठन के अंदर कोई चपरासी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस है। और कोई डॉक्टर जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट करता है, कंपाउंडर नहीं करते भारतीय जनता पार्टी में ट्रीटमेंट। तो संगठन पूरे भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और विदेश के बड़े बड़े देशों के 15-12 देशों के प्रतिनिधि अभी 2 दिन पहले आए और माननीय नड्डा जी से मिलकर गए और भारतीय जनता पार्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। समय पर पूरी दुनिया के अंग्रेजों के मुखबिर रहे हो, अंग्रेजों के मुखबिर। सावरकर ने 6 बार माफी मांगी है। हमको मत बताओ कि विश्व की कितनी बड़ी पार्टी है। फर्जी मिस कॉल पे विश्व की बड़ी पार्टी बनी है। और पिताजी को मत समझो, बच्चे हमारी सेवा दल में से निकले हो, हमारी सेवा दल में से निकले हो, हमको मत सिखाओ। और जो फर्जीपन हो जो चल रहा है,
हम तो हमारे दो जने देश बेच रहे हैं, 2 जने देश खरीद रहे हैं। और अडानी विश्व का 3 नंबर का उद्योगपति कैसे बन गया, पैसे वाला, पूरा देश बेच के। इसलिए जरा औकात में तभी में बात किया करो। इसलिए और माननीय कमलनाथ जी का नाम सम्मान से ले और राहुल गांधी जी का नाम, समझे? गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले कांग्रेस जो है, जनता देख रही है। तोड़ने वाले हो इस तरीके से आतंकवादी, पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे आपकी पार्टी का था। पाकिस्तान भारत बनाया, किसको बनाया? कांग्रेस ने। अरे चीन को 38,000 किलोमीटर की जमीन चाइना को दे दी। 38,000 किलोमीटर की जमीन। अरे तुम्हारा तड़ी पार है ना अमित शाह तड़ी पार। अरे शर्म आनी चाहिए। कहाँ ऑर्डर दिखाइए। उसके संग फोटो किसकी थी? जम्मू कश्मीर के आतंकवादी, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी की फोटो थी तड़ीपार के संग, अमित शाह के संग। और उदयपुर में टेलर की हत्या किसने की? आतंकवादी। झूठ मत बोलिए। आप आदेश दिखाइए, किस आदेश में, किस तारीख में? अरे तुम आतंकवादियों की पार्टी हो। अरे आतंकवादी की पार्टी हो। कांग्रेस अभी आप तुम्हारे संघ के आदमी ने संघ छोड़ने के बाद बोला कि मुझको विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और चुनाव से पहले हमें विस्फोट करने के लिए बोला गया था। खूब निकला है। नागपुर में अभी बयान दिया है कांग्रेस में। ठीक है, रोकना चाहूंगी दोनों को। रमेश जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रमेश जी आपके पास आना चाहूंगी। दोनों से रिक्वेस्ट है सर, शांत हो जाइए। कांग्रेसी झूठ बोलते हैं। इन कांग्रेसियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने संगठन से कहूंगा, राजावत जी आप आदेश दिखाइए, झूठ ना आपसे भी रिक्वेस्ट है सर। रमेश जी, इन सब का क्या कुछ जनता पर असर पड़ने वाला है? रमेश जी आपसे सवाल। आतंकवादी हो, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम मोटे तौर पर इन सब चीजों का जनता पर बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा जी। लेकिन कुछ ऐसी जो ताकतें हैं जो भारत को कमजोर हम दोनों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर, प्लीज शांत हो जाइए। उन ताकतों को जरूर मदद मिल जाएगी। निश्चित रूप से तो ऐसी स्थिति में राजनेताओं को भी ये चाहिए कि कहीं ना कहीं बोलने से पहले थोड़ा सा विचार कर ले कि क्या बोलना है। मोटे तौर पर एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। इससे उन सारे लोगों को मदद मिलेगी और राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों को हमको अलग रखना चाहिए और इस आधार पर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। जिससे जनता के यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाया जाए, क्योंकि आपस में इसी तरीके से लड़ाई करते रहेंगे, यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों को ही उठाते रहेंगे तो आखिरकार जनता के मुद्दों को उठाने का समय ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जातिगत समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो, संतुलन हो या असंतुलन हो, इस पर सियासत तो हमेशा से ही जारी रही है, लेकिन यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि इसका असर जनता पर कितना पड़ता नजर आता है और इस संतुलन को बनाने के लिए आखिरकार क्या कुछ आगे कदम उठाए जाते हैं। जरूरी इसलिए भी है कि ताकि यहाँ पर जनता में अविश्वास यहाँ पर कहीं ना कहीं आने की उम्मीद ना जगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर जाति को लेकर कई तरीके के सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रीतम लोधी के समर्थक कार्यकर्ता जिस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या ये समर्थन बीजेपी पार्टी भी करती नजर आती है या फिर इसी तरह उन्हें नकार दिया जाता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।